आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है मुस्लिम लीग नून, कश्तियां जल गईं या नाव अभी मझधार में है, विफाक और सिंध में खत्तो किताबत, दोनों के शिकवों की क्या है हकीकत, आबिद मल्ली की गिरफ्तारी, साइंसी के बजाय दकियानूसी तरीके तफ्तीश क्यों, क्या पाकिस्तान में डॉक्टर्स की किल्लत पैदा होने का खदशा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। मुलाकातों, पेशगोइयों और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा अपोजिशन की APC और फिर पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास की खबरें सामने आने के बाद कोई मुसलसल तरदीद कर रहा है तो कोई अपने बयानात और पेशगोइयों पर डटा हुआ दिखाई देता है। आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने फैसलाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने न सिर्फ अपनी साबिका पेशगोइयों की तौसीक की है, उन पर मोहर तस्दीक सब की है, बल्कि चंद नई पेशगोइयां भी शेख रशीद की सियासी पटारी से बाहर आ गई हैं। अपने हालिया बयान में वो मौलाना फजलुर रहमान की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की खबर भी सामने ले आए हैं, जबकि उनके मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी सियासी कब्र खुद खोद। रशीद फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत की सियासी कब्र खुद खोदी है। मैं चार्जशीट करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान, कमर जावेद बाजवा को 1-to-1 उन्होंने मुलाकात की। किसी चैनल पे आ जाएं, मैं वहाँ जाने के लिए और ये बताने के लिए तैयार हूँ। फजलुर रहमान भी 1-to-1 मुलाकात करने वालों में शामिल है। अपोजिशन कहती है नहीं मिले, अब तो वो भी कहते हैं हम मिले। लास्ट मैं कहता हूँ जहाँ APC तकरीर करेगी, अगले दिन मैं वहाँ जलसा करूंगा और आपको बताऊंगा कि बगैर पासों के किस तरह जलसा होता है। सियासत तो TV में हो रही है, अगर सियासत TV का ही नाम है तो पाकिस्तान की सबसे पार्टी बड़ी मेरी है। हमारा 14 करोड़ की रोज की रेटिंग होती है, आप हजारों को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी रेटिंग TV पे मेरी है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद के बयान के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुलाकात की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं और इस तरह के लोगों की बातों पर तबसरा नहीं किया करता। फजलुर रहमान ने शेख रशीद के इस बयान पर किस तरह रद्द-ए-अमल दिया है, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। फलानी सियासतदान की खुफिया मुलाकात आर्मी चीफ से, कभी मेरा उसमें तस्करा है, कभी कुछ और लोगों का तस्करा आ जाता है। मुलाकात फिर उसको खुफिया रखना, ये उनकी जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं। अगर दो आदमी आपस में बात करें और एक की ख्वाहिश हो कि ये राज रहे तो दूसरे के ऊपर भी राज रखना वाजिब हो जाता है या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है। उन्होंने शेख रशीद की इस खबर की तरदीद तो की है, मगर मौलाना की तरदीद का अंदाज भी नून लीग की जानिब से आने वाली सख्त और हतमी तरदीद से जुदा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से दो टोक अल्फाज में एक हतमी तरदीद सामने आई थी, जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ के किसी भी नुमाइंदे की आर्मी चीफ से मुलाकात की सख्ती से तरदीद की थी, जिसके बाद उनके इस बयान पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया था और तासुर उभरा कि नून लीग दरअसल अपनी सियासी महरूमियों का अजाला मुत्तहिदा अपोजिशन की APC के प्लेटफॉर्म पर करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त जब नून लीग की जानिब से वजाहतें और तशरीहात पेश करने का सिलसिला जारी है, तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पैगाम जारी किया है और उनकी इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हालिया वाकयात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें सात पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद होना चाहिए। आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूं कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और खुद मुसल्लह अफवाज को अपने हल्फ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई भी रुकन इनफरादी, जमाती या फिर जाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आईनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी और इसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। नवाज शरीफ की इस ट्वीट से बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं। अगर मुलाकात हुई थी तो इसे खुफिया क्यों रखा गया? अगर मुलाकात इन कैमरा थी तो मुलाकात के अहवाल की बजाय ये तो बताया जा सकता था कि इन कैमरा मीटिंग हुई है। सवाल तो ये भी है कि क्या नवाज शरीफ तमाम कश्तियां जला चुके हैं? क्या नवाज शरीफ वापसी के तमाम दरवाजे बंद करके मैदान में उतरे हैं और उनका अगला हदफ महज APC के मुश्तरका एलामिये को अमली जामा पहनाना होगा? इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई। नवाज शरीफ को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है। मरियम नवाज की अपीलों पर समाअत भी जारी है, जबकि शहबाज शरीफ पर भी नैब की जानिब से गिरफ्तारी की तलवार अभी लटक रही है और अदालत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और फिर आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी करते हुए उनके वकील को दलाइल मुकम्मल करने का अहकामात भी जारी किए गए हैं। ऐसे में
अब मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रांझा साहब आपके वक्त के लिए। वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एपीसी से पहले भी हालात कोई साजगार नहीं थे, रावी चैन नहीं लिख रहा था, लेकिन आपको नहीं लगता कि एपीसी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर लिया? देखिए, एपीसी के बाद मुस्लिम लीग नून की मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून के लिए हालात बुरे हुए। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। हुकूमत को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की सारी जमातों को, जितनी भी अपोजिशन बेंचेस पे बैठी हुई जमातें हैं, अपने रवैये की वजह से और अपनी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से, नैब के गलत इस्तेमाल की वजह से, बाकी अदारों के गलत इस्तेमाल की वजह से उन्होंने पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी जो जमातें हैं उनको ला के खड़ा कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और इसका सारी जो जिम्मेदारी है हुकूमत पे जाती है। और पाकिस्तान के अदारे भी ये सोच रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अदारे भी यही सोच रखते हैं कि इस गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो पाक भारत जंगी कशीदगी हो, चाहे वो फैटफ का इशू हो, कहीं पर भी, चाहे वो कोरोना हो, कहीं पर भी हमारे वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन जमातों के साथ बैठ के मुज़ाकरात नहीं कर सके और अपोजिशन जमातों के साथ बैठ के मुल्की मसाइल का हल तलाश नहीं कर सके। इस वक्त जो सूरत हाल है, रान साहब कहते हैं कि सियासत के अंदर तमाम तरह ऑप्शंस को खुला रखना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि हालिया जो बयानात सामने आए हैं वो मरियम बीबी के हों, एपीसी में नवाज शरीफ साहब की तकरीर हो, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को एक बंद गली में धकेल दिया है कि पीछे मुड़ने का ऑप्शन, पीछे देखने का ऑप्शन मौजूद नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को बिल्कुल बंद गली में नहीं भेजा, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। तो अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ तो इंशाल्लाह 100 दरवाजे खुलेंगे। और हम नहीं समझते कि इससे हमारी कुछ सियासत खत्म हो गई है। आजकल सर शेख रशीद साहब की जो प्रोटेक्शंस और पेश गोइयां हैं उनका बाजार गर्म है, और अभी थोड़ी देर पहले ही शेख साहब को मैं फैसलाबाद में मीडिया से बड़ी धुआंधार उन्होंने गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि ऑपोजिशन ना तो कोई अदम एतमाद की तहरीक लाएगी, ना ही जो है वो कोई इस्तीफे देंगे, और ना ही इनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद है, धरना देने का ऑप्शन इस वक्त है। शेख साहब की प्रोटेक्शन ये है, तो क्या ये बात ठीक है? अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है ऑपोजिशन के पास? देखिए, मैं समझता था कि शेख साहब को काफ़ी बातों का इल्म है, लेकिन जो शेख साहब ने पिछले 2-3 दिनों में पेशीन गोइयाँ की हैं, मैं काफ़ी खुद हुआ हूँ डिसअपॉइंट, और मुझे बड़ी नाउमीदी हुई है कि शेख साहब भी अपडेट नहीं है। शेख साहब को भी नहीं पता कि असल में क्या हालात हैं, उनको नंबर ऑफ मुलाकातें भी नहीं पता। नहीं, मारूजी हालात में तो ऐसे लगता है जैसे शेख साहब से ज़्यादा अपडेटेड है ही कोई नहीं राना साहब। इस वक्त तो वही अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन के ऊपर कायम है। शेख साहब जो है ना वो खबरें दे रहे हैं जो बहुत पुरानी हैं। बात कहते हैं ना, वो चंद साहब ने कहा था ना कि गल बड़ी अगे निकल गई मुख्तारे, हुकूमत दसदी नहीं पई। शेख साहब की भी मुख्तारे वाली सूरत हाल है, गल बहुत आगे निकल गई है, गवर्नमेंट को नहीं पता। अच्छा, ये हुकूमत को भी नहीं पता, बात इतनी आगे पहुंच गई। वो सर वो गल है कि राना साहब तुसी दस दो वो बात क्या है सर? गल की है सर? मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों तक आपको बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। अच्छा, और वो तब्दीलियां कैसी हो सकती है सर? अगर तब्दीलियों की नौयत क्या होगी? मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हुकूमत के अपने वज़रा के ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल शुरू होगा। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हुकूमत में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जो इस निज़ाम को और रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरा साबित हो रहे हैं, उन मुशीरों को फारिग किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिन में पाकिस्तान की सियासत का एक नया रुख होगा। लेकिन शेख साहब ने कहा है कि आप इस्तीफे भी दे दें, हम तैयार है, कौम तैयार है, आप इस्तीफे भी दे के देख लें। सर नहीं, शेख साहब के कहने से सियासत नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ, मैं शेख साहब को मैं समझता था कि उनके पास गिद्दड़ सिंह ही अच्छी है, लेकिन अब मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ शेख साहब का बयान सुन के कि शेख साहब की गिद्दड़ सिंगी लगता है पुरानी हो गई है। तो राज साहब, फिर ये जो तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, तब्दीली की हवा चलेगी कहाँ से और इसका रुख किस तरफ को होगा? यानी ये हवा जो है इसका बाखिस कहाँ से चलेगी सर? सोर्स क्या है और कहाँ पहुँचेगी सर? टारगेट क्या है? देखें, हवा का सोर्स तो पूरा माहौल होता है ना, उसमें एक चीज़ नहीं होती हवा का सोर्स। उसमें मौसम होता है, उसमें बुखारात होते हैं, उसमें समंदर होते हैं, उसमें जज्बात होते हैं, और वो सब इकट्ठे होते हैं तो फिर हवाओं का रुख बनता है। क्योंकि चेयरमैन नैब ने कहा था कि हवाओं का रुख बदल रहा है, तो वो हवाओं का रुख उस तरह से तो वो मैंने आपको बता दिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द आपको बदलता हुआ नजर आएगा।
आज मौलाना साहब के हवाले से भी जो है वो शेख साहब ने कहा कि उनकी भी 1-on-1 मुलाकात हुई और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला है कि मौलाना साहब जो है इस हवाले से उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, अपनी पोजीशन उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं की, सख्ती से उसकी तो तरदीद जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की वैसे नहीं वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुलाकात के हवाले से नौयत और ये वो सब हो सकता है, लेकिन तरदीद नहीं वो कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात नहीं हुई है। देखिए मैच्योरिटी डिमांड करती है कि मुलाकात तभी होती है जब दोनों तरफ से रजामंदी हो। आप अक्लमंद आदमी हैं, एक तरफा तो कोई चीज़ नहीं होती ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये मोहब्बत दो तरफा है आप कह रहे हैं। तो अब आप आगे समझ जाएं, मैं आपको बता रहा हूँ जी। सर 1 साल तक जो खामोशी रही, जिसमें ट्विटर हैंडल भी खामोश रहता है और ज़ुबान को भी जंबिश नहीं मिलती है, उसकी वजह क्या है? कि तासुर ये है कि शायद किसी जगह पर जो है वो खुशफहमी थी कि एनआरओ मिल जाएगा, ये भी वो कह रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि नहीं है तो फिर उसके बाद ये फायर करना पड़ा। ये कमान का आखिरी तीर था वो। देखिए मैं किसी ने कोई एनआरओ नहीं मांगा, किसी के कहने पे कोई एनआरओ नहीं लाया। जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ चला जाए, जवाब उन्हें हुआ, हमें तो जवाब नहीं हुआ। अच्छा, ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। अच्छा, इसके अलावा सर बात यह है कि क्या ऑपोजिशन का जो हदफ है वो कहीं सेनेट के इंतखाबात तो नहीं कि वहाँ पर जो अक्सरियत ना मिल जाए खान साहब को? सर खान साहब को अक्सरियत कहीं भी नहीं मिलनी। खान साहब जो हैं वो अभी भी इस ऐवान में सवाए चंद एक लोगों के बिल्कुल तनहा है। जिस दिन हवाओं का रुख बदला और मैंने कहा कि हवाओं का रुख बदल रहा है, तो फिर आप देखते जाइएगा होता क्या। यही शेख रशीद साहब खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि शेख रशीद साहब जो है वो सिक्योरिटी रिस्क है। मतलब इस हवाले से आप भी कुछ कहना चाहेंगे राजा साहब? क्योंकि शेख साहब से मोहब्बत तो आपकी भी है। सिक्योरिटी देखें, बात यह है कि जो बंदा भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को डिस्क्लोज करेगा वो सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा, और मैं आपको बता देता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब भी सिक्योरिटी रिस्क हो चुके हैं, शहजाद अकबर साहब भी सिक्योरिटी रिस्क हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब भी हो चुके हैं। अच्छा, मेरा ख्याल 2-3 और नाम भी आपके बकेट में मौजूद हैं, क्योंकि जिस तब्दीली की आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो तब्दीली इसी के साथ कनेक्टेड है जो प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं राज साहब। वो भी हैं। वो कुछ लोगों की अपनी गलतियाँ हैं जो मुल्क में मैं समझता हूँ मजहबी इश्ताल अंगेज़ी पता नहीं जाने अनजाने में फैला रहे थे। कई लोग और भी हैं। अच्छा राना साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये 30 दिसंबर को जो शीन लीग ने अलहदा होना है नून लीग से, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ये बात को ठीक है? इस बयानिए के अंदर को वजन दिखाई देता आपको? देखिए जो लीग है उसमें शीन लीग हो या ये बात की जाए, किसी ने किसी से अलहदा नहीं होना। जो लोग ये समझते थे, जिन्होंने ये कोशिश की और बड़ा अरसा कोशिश करते रहे इस ख़ानदान को तकसीम कर देंगे, तो ये ख़ानदान तकसीम नहीं हो सका। अब दूसरी बात यह है कि हमें पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में सोचना है और पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के मफाद में सोचना है। तो उसको सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आपको जो भी चीज़ें नज़र आएंगी, सियासी जमातें बड़ी ये पूरा जो डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, मूवमेंट बनी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये आपको बड़ी एक तरीके से एक डायरेक्शन लेती हुई नज़र आएगी। और अब बात जो है ना वो एक पार्टी नहीं, अब तो पूरा डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन गया ना। अब तो एक पार्टी या 2 पार्टियां नहीं, अब तो सारी पार्टियां इकट्ठी बात करेंगी, सारी चीज़ों पे इकट्ठी बात करेंगी, एक पेज पे होंगी। और पाकिस्तान के वकला भी जो हैं वो भी कई चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आगे कोई धड़ेबंदी यहाँ पे नहीं नज़र होगी आपको। हाँ, आपको हकीकी तौर पे गवर्नमेंट में धड़ेबंदी ज़रूर नज़र आएगी जब इनके 4-5 वज़रा बहुत जल्द नज़र आएंगे, नैब इनको पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जहाँ मुतअद्दिद मामलात पर 20 इख्तिलाफात मौजूद हैं, वही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के दूसरे तरमीमी कानून 2019 पर मामला तय पा गए हैं। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक नैब सियासतदानों, सरकारी अफसरान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुकदमात अब नहीं बना सकेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने नैब दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस अपोजिशन के ताउन से कानून की सूरत में लाने का फैसला किया है। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक नैब सियासतदानों, सरकारी अफसरान से महसूलात के मामलात की तहकीकात भी नहीं कर सकेगा। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक नैब का दायरा कार वफाकी और सूबाई टैक्स, लीवेज, महसूलात के मामलात पर नहीं होगा। महसूलात पर ज़ेर इल्तवा इंक्वायरियाँ, तफ्तीश मुतल्लिका इदारों और हुक्काम को मुंतकिल हो जाएंगी।
मुजव्वज़ा बिल के तहत एहतसाब अदालत से मुतल्लिका मुकदमात फौजदारी अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। किसी हुकूमती मंसूबे या फिर स्कीम में ज़ाब्ता-ए-कार की खामियों पर सियासतदान या सरकारी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। बिल के तहत सियासतदान या फिर सरकारी अफसर के खिलाफ हुकूमती मंसूबे या स्कीम से मालियाती फायदा हासिल करने पर ही कार्रवाई हो सकेगी। अब यह भी ख्याल रहे कि नैब दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस दिसंबर 2019 में जारी किया गया था और मुद्दत पूरी होने पर अप्रैल 2020 में इसकी मियाद खत्म हो गई है। बहरहाल हुकूमत अपने एहतसाब के बयानिए पर डटी हुई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आम इंतखाबात 2018 से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा जलसों में करते थे। दावे तो बहुत सारे हैं, मगर यहाँ ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक क्लिप दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आम इंतखाबात से पहले बतौर ऑपोजिशन दावे किया करते थे कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान में यौमिया 12 अरब करप्शन होती है। अगले दिन जब इमरान खान अपने ऑफिस जाएंगे तो सबकी फाइलें बुलाएंगे, सबकी फाइलें बुलाएंगे और हिसाब किताब शुरू कि बेटा जरा बताओ, ये नहीं कि मनी ट्रेल, नेब जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये लंबी कहानी नहीं चाहिए। जरा बताओ कि आपकी तनख्वाह इतनी थी, महीने के इतनी, साल की इतने, ये बाकी पैसा कहां से आया? नहीं बताया, लटकाओ इनको। इन वादों और नारों की तकमील में अब तक क्या इकदाम हुए हैं, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या मुल्क में गैस, बिजली और आटे की शॉर्टेज की बुनियादी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। एक जानिब जहां मुल्क के सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब वफाक और सिंध के दरमियान फिर शिकवे, शिकायत और इल्जामात के एक नए दौर का आगाज हो गया है। अब शिकायत और इल्जामात का ये सिलसिला खुतूत के जरिए शुरू हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सूबे में सैलाबी सूरत हाल पर वफाक को खत लिखा, जिसका ताहाल जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने शिकवा किया कि बैनुल अक़वामी इदारे सूबाई हुकूमत की मदद करना चाहते हैं, मगर वफाक ताउन नहीं कर रहा है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाक से शिकवा किया। जरा उसकी एक झलक आपको दिखा। 7 अगस्त को एक पूरा पैकेज जो वज़ीर आज़म साहब को खत लिखा, तो मैंने पर्सनली भी बताया था जब मैंने बात की थी, इधर कराची आए थे और फिर उनसे कहा भी था और कहा था कि ये हम नहीं दे सकेंगे, फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी। एक पूरा मैं कहेंगे वो खत, खैर वो मीडिया में भी आ गया था, वो पूरी डिटेल आई हुई है, लेकिन मुझे एक, जैसे मैंने कहा, इस बेस गवर्नमेंट से एक जवाब नहीं आता। इधर तो खत का जवाब नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने सिंध हुकूमत को शिकवों भरा एक खत लिखा है। उन्होंने ये खत वजीर आज़म की हिदायत पर लिखा है, जिसमें उन्होंने शिकवा किया है कि सिंध हुकूमत के इकदाम से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। खत के मतन में कहा गया है कि आइन के तहत सिंध हुकूमत पंजाब की गंदम रोक नहीं सकती है। साथ ही ये भी कहा कि वजीर आला ज़ाती तौर पर मामले को देखे और गंदम ना रोके। दूसरी जानिब आज वजीर तवानाई उमर अयूब ने जहां मुल्क में गैस बहरान पैदा होने की नवीद सुनाई है, वहीं उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के साथ हम तकरीबन 1.5 साल से बात कर रहे हैं कि 17 किलोमीटर का एक हिस्सा है जहां गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए सिंध हुकूमत की मदद दरकार है, लेकिन बदकिस्मती से अब तक इसकी इजाजत नहीं दी गई है। वफाकी वजीर का कहना है कि सिंध हुकूमत इस 17 किलोमीटर में लाइन बिछाने की इजाजत देती है तो हम जल्द अज जल्द इसको पूरा करके सिस्टम में 150 CFD गैस डाल सकेंगे। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में गैस की कमी आ रही है, जो हमारी अपनी गैस है हमें गैस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सर्दियों की प्लानिंग और उस पर रैशनिंग हमें करनी पड़ेगी। कई सेक्टर्स को, CNG को, कई जगहों को हमें कम देनी पड़ेगी, कईयों को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो 17 किलोमीटर है वो हमें जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा, बशर्ते कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें राइट ऑफ वे दे दे। एक जानिब वफाकी हुकूमत बैनुल सूबाई मफाहमत की बात कर रही है, जबकि दूसरी जानिब सिंध के साथ हर रोज नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है। गंदम बहरान की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर, मुल्क में गैस बहरान का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को करार दिया जा रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों में कोरोना के बाद तालीमी इदारे खुल चुके हैं, जबकि सिंध हुकूमत पसोपेश से काम ले रही है। सवाल ये उठता है कि इन हालात में कराची के 1100 अरब रुपए का पैकेज कैसे इस्तेमाल किया जा सकेगा।
अहम कौमी मामलात में वफाक और सूबों के दरमियान इत्तफाक राय कैसे पैदा हो सकेगा, दोनों के माबैन इख्तलाफ की वजूहात का तदारुक करने में क्या मसलहत है जो ये इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त सिंध से सूबाई वजीर तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को बार बार खबरदार कर रही है कि गैस का संगीन बहरान सर उठा रहा है और अगर इकदामात बर वक्त ना किए गए तो SSGC को जो गैस के बहरान का सामना हो सकता है वो 400 MMCFD गैस की किल्लत होगी सर्दियों के मौसम के अंदर, और सबसे ज्यादा जो मुतासर होगा शहर वो कराची होगा। तो सिंध हुकूमत क्यों इकदामात नहीं कर रही सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट अपने मौक़िफ़ पे और अपने असूलों पे खड़ी हुई है और डटी रहेगी। आपको पता होगा कि जो 64.5% ऑफ गैस पूरे पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है वो सिंध के सूबे से होती है। और अगर आप जाएं और आप आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आप चेक करेंगे उससे आप अगर ज़रा विजिट करेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट द फर्स्ट राइट ऑफ द यूज़र फॉर द प्रोविंस फ्रॉम वेयर द गैस इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि अगर वो KPK की गैस है तो उसका पहला राइट है, वो अगर गैस बलूचिस्तान ठीक कह रहे हैं। आर्टिकल 158 ये कहता है कि जो इंडिजिनस रिसोर्सेज जिस जगह से प्रोड्यूस हो रहा है सबसे पहले उसका हक है उस सूबे को पहुंचता है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन वफाकी हुकूमत राइट ऑफ वे मांग रही है। 17 किलोमीटर की राहदारी अगर दे दी जाए, गैस पाइपलाइन बिछ जाएगी तो गैस पहुंच जाएगी और फिर सिंध हुकूमत दरामदी गैस भी नहीं लेना चाहती। हम लोग उनको 17 नहीं पर 170 किलोमीटर देने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत ने कभी भी किसी भी राइटफुल चीज़ पर कभी भी ओनरशिप अपनी ना हटाई है और ना किसी और को अपना शेयर दिया है। ये बेसिकली अब जो आप हालात देख रहे हैं, व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू ये है जो आपका गैस का बहरान चल रहा है, जो आपका के इलेक्ट्रिक का बहरान चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि सिंध को अपना राइट नहीं मिल रहा। हम इन बातों पर खामोश बैठे हुए हैं आज भी कि ठीक है आप हमें जो गैस दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे, आप बाकी सूबों को ज़्यादा दे रहे हैं, पर कम से कम जो हमारी डायर नीड्स की कमिटमेंट की हुई है, जो हमारा राइट है हम नहीं मांग रहे आपसे, जो हमारी साथ आपकी कमिटमेंट है कि हमें कितनी लोड शेडिंग देनी है, आपने कौन से फीडर्स पे किस तरह से बिजली देनी है, हमें कितनी गैस मिलनी है, अगर उस पर भी हमारे साथ ज्यादती की जाएगी तो क्या हमारे पास राइट नहीं है उस पर स्टैंड लेने का? अब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, खान साहब इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि सिंध का चीफ मिनिस्टर बोझदार नहीं है, सिंध का चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब है जो अपने राइट्स के लिए लड़ेगा, इसको पता है, ही नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन आज वफाकी वजीर उमर अयूब और साथ ही साथ नदीम बाबर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने बताया कि के इलेक्ट्रिक को कितनी गैस SSG फराहम कर रहा है और ये गैस SSG को यकीनन वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी है। वो आदाद व शुमार भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सामने रखे हैं। तैमूर तालपुर साहब, क्या यही वो बात है जिसकी वजह से जिस जिद के अंदर सिंध हुकूमत राइट ऑफ वे नहीं देना चाहती है कि पहले ये होगा तो फिर आपको राहदारी दी जाएगी? देखें 2 साल हो गए हैं PTI की वफाक की हुकूमत को। आप मुझे 2 बातें बता दें जो इन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी की हों। इन्होंने जितनी बातें की हैं, यू टर्न्स लिए हैं, इन्होंने जो वादे किए नौकरियों के सारे झूठे थे। नौकरियों देने की बात तो छोड़, लोगों ने नौकरियों से ले ली, पाकिस्तान स्टील में लो, PIO कहीं भी हो, दे टुक द जॉब। इन्होंने वादे किए लोगों को घर बना के देने के, इन्होंने लोगों के घर तोड़ दिए। तो हम कितना इन पर भरोसा करते जाएं? इन लोगों ने अपनी इंस्टीट्यूशंस को तबाह बर्बाद कर दिया। PIA के ऊपर एक झूठा गलत स्कैंडल उनके पायलट्स पे बनाया, क्या हशर कर दिया आपकी एयरलाइन का। हर जगह पर ये हमारे जो नुकसान हो रहा है, आप देखें हमारी जब इकोनॉमी जब इनको हमने दिया था, ये कहते ना पीपल्स पार्टी करप्ट है, नून लीग करप्ट है, हम सब खराब थे। हमने 25-30 साल में 23 ट्रिलियन का खसारा था मुल्क में। अच्छा तैमूर साहब, एक और चार्ज है जो सिंध हुकूमत पर वफाकी हुकूमत लगा रही है। आज वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी फखर इमाम साहब ने यह कहा है कि अगर सिंध हुकूमत पंजाब की गंदम ना रोके तो यहाँ पर बहरान पैदा ना हो, और इसी वजह से गंदम का बहरान पंजाब में जो पैदा हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत है कि पंजाब की गंदम रोकी जा रही है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हम जिम्मेदारी कबूल करेंगे इस बात की। देखें आपको हर चीज़ की डेप्थ पे जाना है। आपको पता है कि जो टारगेट्स मिलते हैं हर सूबे को, सिंध को अपना टारगेट मिलता है, पंजाब को अपना टारगेट मिलता है, KPK को अपना टारगेट मिलता है। चलें KPK अपना टारगेट नहीं मीट करता, वो इट्स डाउन बाय 20%। पंजाब का टारगेट इज डाउन बाय मोर देन 22 और 23%। सिंध का जो टारगेट था मेरे पास था, आई डोंट रिमेंबर, 3.8 मिलियन मेट्रिक टन टारगेट मिला था हमें वफाकी हुकूमत से
कि आपको अपना टारगेट सिंध को पूरा करना है। हम वाहिद जो है सूबा है पूरे पाकिस्तान का जिनने वो पूरा टारगेट पूरा इनको करके दिया, यानी कि 98.9% हमने अपना टारगेट पूरा किया, विच इज 100% आप समझेंगे। हालांकि पंजाब ने 90% टारगेट अपना पूरा किया है, पर बात ये नहीं है कि हमने कितना किया उनने की, जो असल बात है इन लोगों से मैनेज नहीं हो रहा। शुगर क्राइसिस ये जान के लाते हैं क्योंकि शायद हाईएस्ट फोरम जो है फेडरल गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्व होता है, जब कमीशन बनता है तो खुद ही भगा देते हैं अपने लोगों को वहां से जो इन चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं। जितने भी आपका मेडिकल क्राइसिस चल रहा है, आप अगर वीट की बात करेंगे ना तो वीट क्राइसिस आया नहीं है, ठीक है, पंजाब कुड नॉट प्रोड्यूस व्हाट इट प्रॉमिस्ड टू प्रोड्यूस, इट कुड नॉट मीट द टारगेट। चले रीजन आ सकता है, फसल सही नहीं हुआ, वेदर सही नहीं था, नो इश्यूज, पर उसके बावजूद भी जो अभी क्राइसिस पंजाब में है ये आराम से हैंडल हो सकता था और इनको हैंडल करना ठीक है। लेकिन आप ये समझते हैं कि मिसमैनेजमेंट और दूसरा वफाकी हुकूमत की तरफ से जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है। तैमूर तालपुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सिंध से सूबाई वजीर तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमत बहरान की जिम्मेदारी सिंध पर डाल रही है, मगर गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा भी कर रही है। आज नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.62 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया और जराये के मुताबिक कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि कीमतों में इजाफे का इत्तलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। अवाम को रिलीफ देने की बजाय बार बार अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। ये मामला यकीनन खौफनाक है आम आदमी के लिए। आम आदमी के सब्र का पैमाना लबरेज भी पर मीर रियासत को यकीनन नोटिस लेना चाहिए, लेकिन जब नोटिस लिया जाता है तो अवाम तब भी घबरा जाती है कि अब की बार नोटिस के बाद क्या होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पुलिस सानेहाय मोटरवे ज्यादती केस, सानेह गुजरपुरा ज्यादती केस जो है उसमें मरकजी मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहकर। वेलकम बैक। सीसीपी लाहौर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज राजा के दरमियान सानेह मोटरवे के मामले पर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। यही नहीं बल्कि खातून के हवाले से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर कमेटी के मुत्तादिद अरकान की तरफ से सीसीपीओ को तनकीद का निशाना तो बनाया गया। उन्होंने हाथ जोड़ने में ही आफियत समझी और हाथ जोड़कर कमेटी के अरकान को पंजाबी में कहा, मैनू माफ कर दो। इस पर सीसीपीओ लाहौर का क्या रद्द-ए-अमल था और किस तरह उन्हें हतफ़े तनकीद बनाया गया, इस कमेटी की मीटिंग के अंदर क्या मामला रहा, उसकी एक झलक आपको दिखा। मालिक कोई नहीं है भाई, मालिक आपका रवैया है, आपका सोच, आपकी उदार, जो आप उस खातून के बारे में बात की है सर, मेरी बात सुनो, आपकी तो सोच का वहां से अंदाजा होता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, मेरी बात, मेरी आपने यहाँ पे सबको समझ लिया कि हम यहाँ पे कोई जिसका मर्जी करें, सुनने आप जवाब देता हूँ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, बट ये नहीं है कि आप अब ये सारा मामला अपनी जगह पर, लेकिन सानेह गुजरपुरा को 3 हफ्ते होने को आए हैं, मगर ताहाल इस केस में इंतहाई मतलूब मुल्जिम आबिद मलिक को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस ने कई बार नाकाम कोशिशें की मगर मुल्जिम बासानी फरार होने में कामयाब हो गया। मुल्जिम के फरार और पुलिस की पकड़ में न आने के बाद पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर यकीनन सवालात उठ रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर पुलिस की नाकामी पर इजहार बरहमी भी किया जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि इस तरक्की याफ्ता दौर में जब सड़क पर पड़ी सुई भी इदारों की आंखों से ओझल नहीं हो सकती, तो एक हाई प्रोफाइल केस में इंतहाई मतलूब फर्द को जमीन खा गई या फिर आसमान उचक्कर ले गया। क्या पुलिस इस वाकई की तहकीकात में संजीदा है? पुलिस की नाकामी की वजूहात क्या हैं? इन्हीं सवालात का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर साने के फौरी बाद पुलिस ने डीएनए की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। बादशाह पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने सबसे पहले ननकाना साहब में मुल्जिम के ठिकाने का घेराव किया, जिसके बाद मुल्जिम जाए वक़्वा से बासानी फरार हो गया। बादशाह 13 सितंबर को मुखबरी की बुनियाद पर पुलिस की भारी नफरी ने कसूर के नवाही गांव में मुहासरा किया, लेकिन पुलिस को ताकतवर मुल्जिम हिसार तोड़कर वहां से चकमा देने में कामयाब हो पाता है। बादशाह मुल्जिम के रिश्तेदार खातून की मुखबरी पर दोबारा मुल्जिम का घेराव किया जाता है, लेकिन आबिद मलही पुलिस से दामन छुड़ाकर बासानी फरार होने में वाज़े भी कामयाब हो जाता है। पुलिस ने इस वक्त तक जितनी भी कार्रवाइयां की हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की हैं, मुखबरी की बुनियाद पर की हैं। सवाल पैदा होता है कि पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। पुलिस राय के मुताबिक इस वक्त पंजाब पुलिस मुल्जिमान को ट्रेस करने के लिए कोई 2G टेक्नोलॉजी डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त पंजाब भर में 2G ट्रेसिंग डिवाइसेस की तादाद सिर्फ 3 है। इन 2G लोकेटर्स में से एक लाहौर, दूसरा मुल्तान, जबकि तीसरा रावलपिंडी पुलिस का है। ये तीनों डिवाइसेस पंजाब पुलिस ने 5 साल कबल 80 मिलियन रुपए में खरीदी थी।
एक ऐसे वक्त में जब मुलजिमान स्मार्टफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाब पुलिस की जानिब से 2G लोकेटर्स का इस्तेमाल समझ से बालातर है। दुनिया भर में मुलजिमान को ट्रेस करने के लिए 4G लोकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस वक्त 100 मिलियन में बासानी दस्तयाब भी हैं, मगर पंजाब पुलिस ह्यूमन इंटेलिजेंस ही के जरिए से सहारा ले रही है। आपको याद होगा कि खोजियों को भी बुलाया गया, गुजरांवाला से स्पेशल एक टीम आती है खोजियों की, पुलिस खोजियों, मुखबरों और फिर दीगर जराए का इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह पुलिस में मौजूद अफसरान की काबिलियत पर भी कई सवाल आते हैं, क्योंकि पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद तरबियत याफ्ता नहीं है। पुलिस की नातजर्बाकारी का फायदा उठाते हुए मुजरिम बासानी जुर्म करके आजाद घूम रहे होते हैं। सानिया गुजरपुरा ने पुलिस की इस नाकामी का पर्दा तो फाश कर दिया है, मगर सवाल तो यह भी उठता है कि पुलिस की नाकामी पर मातम की बजाय पुलिस की बेहतरी के लिए कब इंतजामात किए जाएंगे। जरूरत इस अमर की है कि पुलिस इस्लाहात के साथ हुकूमत अफसरान और एहलकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से न सिर्फ लैस बल्कि उन्हें जदीद तरबियत भी फराहम की जाए। या एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं। शोबा तिब के अंदर ऐसी क्या तब्दीलियां आ रही हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। कौम की मसीहाई का अहद, जख्मों पर मरहम का वादा करने वाले डॉक्टर्स, जिन्हें कौम सुपर हीरोज कहती है, जो अपने सुकून को खून को कौम की राहत पर कुर्बान कर देते हैं, जिनका मकसद और मुद्दा ही हमवतनों के दर्द का एहसास होता है, उनकी मसीहाई होता है। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही इन्हीं मसीहाओं को निशाने पर रखा। डॉक्टर्स ने मज़ामत की, मगर हुकूमत भी PMDC को ख़त्म करने में कामयाब हो गई। हुकूमत ने PMDC के मुतबादिल एक नया इदारा कायम कर दिया। PMDC के खात्मे के साथ जहाँ डॉक्टर्स के मसाइल में इजाफा हुआ, वहीं इदारे के 300 से ज़ायद मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। मीर रियासत आज इन 300 मुलाजमीन को काम करने से रोक दिया गया है। PMDC की इमारत को सील कर दिया गया है। मीर रियासत, आप तो करोड़ों नौकरियां देने आए थे, मगर आप ही के दौरे हुकूमत में मुलाजमत पेशा अफराद भी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। मीर रियासत, मुल्क में मेडिकल का शोबा एक बार फिर तरबियत याफ्ता, नातजर्बाकार और मेडिकल की तालीम से नाबल्द अफराद के रहमो करम पर छोड़ा जा रहा है। मेरी रियासत एक ऐसा मुल्क जहां पहले ही डॉक्टर्स की कमी है, वहां मौजूद डॉक्टर्स आपके रवैये से मायूस हो चुके हैं। आपने एक प्रोफेशनल इदारे को सियासी इदारा बनाने की राह हमवार की है, जहां करवा परवरी होगी, जहां रिश्वत का बाजार गर्म होने के इम्कानात भी रोशन हो जाएंगे। मेरी रियासत, आज PMDC के मुलाजमीन बोझल दिल के साथ इदारे से रुखसत हो। मेरी रियासत, शायद उनकी आंखों में आपको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको उनकी पलकों से बहते हुए मोती भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे रियासत, उनकी रुखसती से पाकिस्तान का यंग टैलेंट मायूस हुआ है, जिसके बाद हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं। आज कौम की मसीहाई का दर्द रखने वाले जो तमाम तर दिल हैं, वो टूटे टूटे दिखाई दे रहे हैं। इन मुलाजमीन की रुखसती उन हज़ारों डॉक्टर्स की रुखसती का ऐलान है जो मुल्क में मेडिकल की तरक्की का ख्वाब देख रहे थे। मेरे रियासत, PMDC के मुलाजमीन का दर्द अगर आप महसूस कर लेंगे तो हज़ारों नौजवान डॉक्टर्स का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है। हमारा मकसद मेरे रियासत के दर पर दस्तक देना है, दरवाज़ा खुले या ना खुले। ये जो था आज का दस्तक, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।